हाउ कैन यू मेजर द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मीन्स हाउ कैन यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। सो दो तरह से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है, वन इज़ एफिशिएंसी एंड द सेकेंड इज़ इफेक्टिवनेस, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट यानी कि जब भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है और दूसरी चीज़ कम एफिशिएंट है। सो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, पहली बात तो ये याद रखो, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म विच इज़ यूज टू कंपेयर द सिस्टम्स। आप दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो द सिंपल डेफिनेशन सेज दैट एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज कंज्यूम्ड। जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई फ़ैन की अगर मोटर का आप एग्जांपल याद रखिए, तो फ़ैन की मोटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, उसको पावर चाहिए, और जितनी पावर लेती है उस हिसाब से वो उतनी घूमती है, मतलब उतनी वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उतने रोटेशंस यानी कि आरपीएम उसके अंदर होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, कितने उसके रोटेशंस हुए, हाउ मेनी रोटेशंस इट हैज़ डन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज कंज्यूम्ड, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत हुई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। तो उसका रेंज होता है 0 to 100। जैसे एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर इज मेजर्ड बाय द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितना कार्य हुआ इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, डिवाइडेड बाय द एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल। अभी यहाँ पर फैन के केस में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, लेकिन फ्यूल का एग्जाम्पल आप याद रखिए। एग्जाम्पल, गैसोलिन engine is more efficient than steam engine because for the equivalent amount of energy input यानी कि गैस और कोल, the gasoline engine produces more energy यानी कि आउटपुट। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में स्टीम इंजन चलते थे, यस, और आजकल के ज़माने में गैसोलिन इंजन यानी कि डीजल इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के ज़माने के गैसोलिन इंजन या फिर यूँ कहें इलेक्ट्रिसिटी इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन्स, दे आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन, या फिर पुराने ज़माने में आपने देखा था कोल इंजन भी इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। इसका कारण, जितनी आप स्टीम या फिर जितना आप कोल लेते हैं और जितना आप डीजल और जितना आप इलेक्ट्रिसिटी उसे देते हैं, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ इनपुट से, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इनपुट से आउटपुट यानी कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आपको मालूम है कि हमारे गैसोलिन इंजन्स और इलेक्ट्रिक इंजन्स की स्पीड, उनकी रफ्तार, उनकी आउटपुट सब कुछ ज़्यादा होता है, उनकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल इंजन एंड स्टीम इंजन। सो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, कितना इनपुट हुआ और उसको डिवाइड करना है कितना आउटपुट हुआ उससे। इट इज़ हाई फॉर गैसोलिन इंजन कंपेयर टू द स्टीम इंजन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई गैसोलिन इंजन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू योर स्टीम इंजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। तो एक है आपका एफिशिएंसी और एक है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं, जैसे आप कोई भी गोल पहले सेट करते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है, वो गोल सेट करने के बाद आप कुछ गोल अचीव करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने गोल सेट किया था उतना गोल आप अचीव कर सको। हमेशा जनरली कम ही अचीव किया जाता है, ज़्यादा बाई चांस अगर अचीव हो जाए तो फिर यू आर लकी। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट माना हद, टू विच द सिस्टम अचीव्स इट्स गोल्स, कितनी हद तक सिस्टम अपने गोल्स को अचीव करता है। इट कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द गोल्स एक्चुअली अचीव्ड बाय द टोटल ऑफ द स्टेटेड गोल्स। आपने कितने गोल्स स्टेट किए यानी कि दिए, यानी कि सेट किए, और उस हिसाब से आपने कितने गोल्स अचीव किए, दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है यानी कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, और जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है आपको मालूम है कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होता है, यानी कि नुकसान ज़रूर होता है। जैसे अगर शूज़ का एग्जांपल हम लें तो शूज़ बनाते समय नीचे की सोल बहुत वेस्ट होती है। सोल समझते हैं ना, नीचे का जो उसका बेस होता है उसे कहते हैं शू सोल। तो अगर कोई कंपनी सपोज ऐसा गोल सेट करती है कि उसको डैमेज पार्ट्स 100 यूनिट्स तक करने हैं, 100 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए नया कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो इस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कंट्रोल सिस्टम यानी कि जो उस पर ध्यान दे, जो एक एक चीज़ का, रॉ मटेरियल का ध्यान दे कि सामान कम से कम वेस्ट होना चाहिए। तो अगर उसे इंस्टॉल करने के बाद उसका रिडक्शन 85 यूनिट तक होता है, उन्होंने सेट कितना किया 100, लेकिन उन्होंने कितना अचीव किया 85, तो आपके सिस्टम की इफेक्टिवनेस कितनी गिनी जाएगी 85%। तो दो चीज़ें आती हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोरकास्टिंग।
फोरकास्टिंग किसे कहते हैं? फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। और सीधी बात है, फोरकास्टिंग यानी कि अनुमान कैसे लगाया जाता है? पास्ट से। आपके पास पास्ट में कोई ना कोई डेटा होगा, या पास्ट में आपके साथ कोई ना कोई घटना घटी होगी, या पास्ट में आपको फ़ायदा या नुकसान हुआ होगा। सब चीज़ों से, पास्ट से हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हैं? अपने आज से। आप क्या बनेंगे ना फ्यूचर में, वो आपका आज बताता है। सीधी बात है। आप पढ़ाई नहीं करो, गारंटी है आईटी फील्ड में नहीं जा सकते। मेहनत लगा के खूब पढ़ाई करो, खूब दिलो जान से पढ़ाई करो, और एक टेक्नोलॉजी, 2-3 टेक्नोलॉजीज पर, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत अच्छे से फोकस करके उसे सीख लो। गारंटी है बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो आप अपना अनुमान भी अभी लगा सकते हो। तो फोरकास्टिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट डेटा, एज इनपुट टू मेक इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स। इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट का मतलब भी यही होता है, अनुमान, कि हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे वी कैन डिटरमाइन द फ्यूचर ट्रेंड यूजिंग प्रिडिक्टिव एस्टिमेट्स। ट्रेंड समझते हैं? जैसे स्टॉक में, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड होता है भाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। और जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, या कपड़े भी पहनते हैं, या जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम जीते हैं, तो हर एक चीज़ को ट्रेंड के नाम से बहुत गिना जाता है कि अभी इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप प्रिडिक्टिव एस्टिमेट से जान सकते हैं कि क्या होगा, क्या चलेगा। बिजनेसेस फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बजट या फिर प्लान्स को अलोकेट कर सकें। समझते हैं? बिजनेसेस बजट प्लान करते हैं। बजट यानी कि कितना खर्चा करना है, कितना एक्सपेंस करना है, कितना पैसा बचाना है। प्लान डिसाइड करने पड़ते हैं, कंपनी कैसे काम करेगी, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कितनी सैलरी देनी है। ये सब चीज़ें कब वो जान सकते हैं, ये सब चीज़ों का एस्टिमेट वो कब लगा सकते हैं, फोरकास्टिंग कब कर सकते हैं? जब उनके पास पास्ट डेटा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है? फॉर द एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस, एंटीसिपेटेड यानी कि फ्यूचर में जो खर्चे हो सकते हैं, फॉर एन अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय के लिए कितना खर्चा होगा। सो अ मैनेजर कैन यूज दिस फीडबैक टू डिसाइड टू ऑर्डर मोर इन्वेंट्रीज। ज़्यादा इन्वेंट्रीज को अगर ऑर्डर करना हो ना, तो सीधी बात है वो पास्ट से पता चलेगा, कॉमन सेंस है। अगर सामान ज़्यादा बिक रहा है तो इन्वेंट्री कम है, रीऑर्डर कर दो। अगर सामान कम बिक रहा है, इन्वेंट्री में भरा हुआ होगा, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में भरा हुआ होगा, तो रीऑर्डर करेंगे और माल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कॉमन सेंस है। तो कंपनी का मैनेजर इस फीडबैक को इस्तेमाल करता है कि बजट के बारे में उसको कैसे पता चलता है ज़्यादा इन्वेंट्रीज को कब उसे रीऑर्डर करना चाहिए, जब उस सामान की सेल ज़्यादा हो रही हो। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द फ्यूचर सेल्स। फ्यूचर में अगर सेल के बारे में जानना हो, एंड ऑर्डर मोर इन्वेंट्री बिफोर अ शॉर्टेज अकर्स। शॉर्टेज होने से पहले, किसी भी चीज़ की कमी होने से पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज सिस्टम वेरिएबल एंड सिस्टम पैरामीटर्स। बहुत सिंपल है, सिस्टम वेरिएबल एंड सिस्टम पैरामीटर्स। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सुना होगा। व्हाट इज अ वेरिएबल? जिसे आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरी बोलते हैं ना, VARY, वेरी। वेरी मीन्स इट कैन चेंज। सो सिस्टम के वेरिएबल्स वो हैं जो आपके हाथ में है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपका पूरा बस चलता है। ठीक है? जैसे कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, हमने कौन सा एग्जांपल लिया है? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। अज्यूम कीजिए बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज़ का है, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की, यानी कि बिस्किट की कॉस्ट, उसके पैकेट की कॉस्ट 11 रुपीज़, 12 रुपीज़ या फिर 8 रुपीज़ या फिर 9 रुपीज़ कर सकती है। वो उसके हाथ में है। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करो, 8 रुपये का कर दो। क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर दो, उसके अंदर काजू बादाम डाल दो, 12 रुपये या 13 रुपये का कर दो। लेकिन काजू बादाम 12-13 रुपये में नहीं मिलेंगे, उसमें मूंगफलियाँ डाली जाती हैं, चना डाला जाता है। ठीक है? इन शॉर्ट सर ये कहना चाहते हैं कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड बाय द कंपनी, वो उनके हाथ में है। सो सिस्टम वेरिएबल्स आर द क्वालिटी और आइटम दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डिसीजन मेकर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन पैरामीटर क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर का मतलब क्या होता है? इट इज अ फिक्स वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है? जैसे आप सबने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर H2O, सबको मालूम है ना? तो H2O का मतलब क्या होता है? H मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स H2, और O मतलब ऑक्सीजन का एक एटम, है ना?
तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरे को H2O पसंद नहीं है, मैं HO2 लिखना चाहता हूं, इज इट अलाउड? क्या ये चलेगा? HO2 HO2 मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स, इज इट अलाउड? नो, इट इज फिक्स्ड। वो केमिकल लॉज के हिसाब से चलता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड चलता है, उसमें आयोनिक बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, दैट इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन नॉट चेंज इट। सो सिस्टम पैरामीटर्स वो वैल्यू या फिर क्वांटिटी होती है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द डिसीजन मेकर, आप अपनी मनमर्जी से उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे अमाउंट ऑफ केमिकल टू प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को साइंस में कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं पॉलीमर। तो ऐसा स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए हमें अगर कुछ केमिकल्स को मिक्स करना है, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम कोई केमिकल चाहिए, 25 ग्राम कोई दूसरा केमिकल चाहिए और 50 ग्राम कोई तीसरा केमिकल चाहिए, तो मैं बोलूं मुझे पहले वाला केमिकल ना 10 ग्राम नहीं 25 ग्राम मिक्स करना है, तो वो प्लास्टिक नहीं बन पाएगा। ये केमिस्ट्री के लॉज के खिलाफ है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, नॉट बाय द डिसीजन मेकर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टम्स। मतलब सिस्टम को अगर हमें समझना हो, सिस्टम कैसा होता है, कैसे काम करता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, ऐसा अगर समझना हो तो इन जनरल हम सिस्टम्स को दो तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब समझते हो, डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम सिंपली देख लेते हैं कि दो तरह से कैसे डिकम्पोजिशन किया जाता है। पहला है सीरियल और दूसरा है मैट्रिक्स। सीरियल का मतलब है बहुत सिंपल, एक सिस्टम का आउटपुट, जैसे आप अज्यूम कीजिए मैन्युफैक्चरिंग, उसका आउटपुट दूसरे सिस्टम का इनपुट बनता है, फिर दूसरे सिस्टम का आउटपुट तीसरे सिस्टम का इनपुट बनता है, ये चेन चलती जाती है। देखो समझना बहुत आसान है। कोई भी प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर होगा, पहले बनेगा, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा और क्वालिटी कंट्रोल में अगर वो पास हो जाता है, क्वालिटी टेस्ट में अगर वो पास होता है, तो प्रोडक्ट फाइनली बनने के बाद कहाँ जाएगा? मार्केटिंग में, और फाइनली उसकी क्या होगी? सेल होगी। तो आप इससे पहले दो चीज़ें और समझ सकते हैं, दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। क्या? पहले परचेज द रॉ मटेरियल, वो आपका सब सिस्टम 1 हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्ट को बनाना। तीसरा हो जाएगा उसकी क्वालिटी का कंट्रोल रखना। चौथा हो जाएगा मार्केटिंग। पांचवा हो जाएगा सेल, सेल भी आप ऐड कर सकते हो। और सिक्स्थ आप ऐड कर सकते हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं, उसकी रिपोर्ट ले लेना। तो ये चेन टू चेन चलती है। सो दिस इज सीरियल फॉर्म यानी कि सीरियल डिकम्पोजिशन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें ऐसा सीरियल ही नहीं होता कि एक का आउटपुट दूसरे का ही इनपुट बनेगा। इसमें किसी का भी आउटपुट किसी का भी इनपुट बन सकता है। जैसे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का आउटपुट मार्केटिंग का भी इनपुट है और सेल्स का भी इनपुट है। मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट मार्केटिंग का इनपुट बनेगा। क्यों? देखो कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्टली उसकी सेल हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसकी मार्केटिंग करनी हो। किसी किसी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होती है कस्टमर्स को, तो वो डायरेक्टली उसे खरीद लेते हैं, ठीक है। और किसी किसी प्रोडक्ट को घर घर जाकर बेचना पड़ता है, तो भी शायद वो कम बिकता है, तो उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल में डबल साइडेड एरो दी हुई है। क्यों डबल साइडेड एरो है? क्योंकि प्रोडक्ट बनता है फिर क्वालिटी चेक होती है, फिर बनता है फिर क्वालिटी चेक होती है, फिर बनता है फिर क्वालिटी चेक होती है। ये चेन चलती जाती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैन्युफैक्चर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल किया और डायरेक्टली सेल कर दिया। नहीं, क्वालिटी कंट्रोल से फीडबैक आता है। सिमिलरली जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और बाद में वो मार्केटिंग में जाएगा, तो मार्केटिंग में भी सपोज उसकी कोई खामियां निकलती हैं, जब कस्टमर फीडबैक देता है तो वो वापस से क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है मैन्युफैक्चर होने के बाद मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग के बाद सेल हुई, और सेल होने के बाद भी वो प्रोडक्ट अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया कस्टमर के द्वारा, तो वापस से उसकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा और वापस से उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। यानी कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये चेन चलती जाती है। ऊपर वाला डायग्राम आप ऐसा समझो जैसे कि ये वाटरफॉल मॉडल है। आपने ऐसी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वाटरफॉल मॉडल, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग सीक्वेंस में चलता है। लेकिन आप बताओ क्या वाटरफॉल मॉडल रियलिटी में किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं किया जाता। हमेशा स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, और सिर्फ स्पाइरल और इंक्रीमेंटल मॉडल ही नहीं, अजाइल मॉडल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। AGILE, अजाइल मॉडल। रियलिटी में बड़ी बड़ी कंपनीज अजाइल मॉडल का इस्तेमाल करके ही प्रोजेक्ट डिजाइन करती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अजाइल मॉडल है, किसी का भी आउटपुट किसी का भी इनपुट बनता है। सो बहुत सिंपल सी चीज है। हाउ कैन वी डिकम्पोज द सिस्टम्स? पहले डिकम्पोजिशन की क्यों जरूरत पड़ती है, पहले ये देख लो, बहुत ईजी है। A large system is always complex and difficult to understand. Therefore, for viewing it in a different way, the system is split into smaller subsystems.
उसको अलग तरीके से समझने के लिए उसको छोटे छोटे सब सिस्टम्स पे डिवाइड किया जाता है। एंड अ सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्मॉलर सिस्टम्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, किसी ना किसी तरीके से ऑर्डर से वो जुड़े हुए रहते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो छोटे सिस्टम्स को बोलते हैं सब सिस्टम्स। सो अ लार्ज सिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब सिस्टम्स, यानी कि डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर सब सिस्टम्स अप टू अ सर्टेन लेवल। कुछ हद तक उसे आप डिवाइड कर सकते हैं और डिकम्पोजिशन कितने भी लेवल तक जा सकता है जहां पर इनपुट और आउटपुट मोर और लेस सेम हो जाता है, यानी कि उसे समझना आसान हो जाता है। तो दो तरह से हम डिकम्पोजिशन करते हैं। पहला है सीरियल। तो सीरियल डिकम्पोजिशन के अंदर एंटायर आउटपुट ऑफ वन सिस्टम बिकम्स द इनपुट टू द नेक्स्ट सब सिस्टम एंड सो ऑन। एक सिस्टम का आउटपुट, पूरा का पूरा आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा। एंड द सेकेंड इज मैट्रिक्स अरेंजमेंट। द डिफरेंट आउटपुट्स गो टू डिफरेंट सब सिस्टम्स। अलग अलग आउटपुट अलग अलग सब सिस्टम्स में जाता है। सो अ सब सिस्टम रिसीव्स मोर देन वन इनपुट फ्रॉम अदर सब सिस्टम्स। यहाँ पर एक का आउटपुट एक का ही इनपुट, यहाँ पर एक का आउटपुट दो का इनपुट, ठीक है।